नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनके टॉपिक बाय टॉपिक उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, साथ ही उसका राइट आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो ज़्यादा देर न करते हुए हमने इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में यूके की संसद का एक अधिनियम जिसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। तो यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे देश के ऊपर यूके यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर कब्जा था। अब उनकी यदि बात करें तो जब वो हमारे यहाँ से गए थे, जब 1947 में उन्होंने हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी, तो किस एक्ट के तहत भारत को दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित कर दिया था। एक हमारा बना था भारत, एक भारत बना था हमारा, और दूसरा कौन सा बना था हमारा? पाकिस्तान बना था। कौन सा बना था? पाकिस्तान बना था। यहाँ पर दूसरा हमारा देश कौन सा बना था? पाकिस्तान बना था। तो ये जो किया गया था, ये किस अधिनियम के माध्यम से किया? आप सबको पता होगा कि जो अंग्रेज लोग होते थे, जो भी कार्य करते थे, उनके लिए वो एक अधिनियम निकालते थे। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट का तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा आंसर है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाला एक अधिनियम था, उसी में ये लिखा हुआ था, उसी में ये कहा गया था कि भारत को हम दो भागों में बांटेंगे, एक भारत और पाकिस्तान। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी हमारा इस राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित। देखिए, आप इस क्वेश्चन की सारे क्वेश्चंस की आप इंपॉर्टेंस इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये जो आपका एसएससी का जेई का जो एग्जाम होता है, सिविल का एग्जाम होता है, और जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, 3rd शिफ्ट में आया था। डेट आपके सामने डली हुई है 9/10/2023। तो इसमें यदि बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है? ठीक है, आप सबको पता होगा कि जब हम लोग क्या पढ़ते हैं संविधान में जो हम ये जब इस बात को हम देखते हैं कि किस देश से हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा एक अधिनियम होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। उससे भी भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया था। ओके, तो इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन सी आपका जो आपको सामने दिख रहा है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको, और जब हमारे संविधान की आलोचना होती है तो जो आलोचक लोग होते हैं, तो उन्होंने भी भारतीय संविधान जो है 1935 के अधिनियम की एक प्रतिकृति बताई थी, मतलब एक फोटोकॉपी टाइप से उन्होंने बताया था। ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्ट हमारे संविधान में ले लिया गया था 1935। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत ने केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी? ठीक है, किस अधिनियम के माध्यम से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका देखिए सीजीएल के टायर 1 में आ चुका पेपर है, और आने वाले एग्जाम में भी आने की पूरी इसकी संभावना है। ओके, तो किस अधिनियम के द्वारा भारत ने केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी? तो इसका जो आंसर है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके माध्यम से भारत में क्या किया था? केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो इसमें ये ऑप्शन है वो आपको राइट आंसर है। ओके, ये जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार 1919 को और किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपसे यदि मैं कहूँ कि ये जो हाँ, एक आपने जब पॉलिटी पढ़ा था तो उसमें एक एक्ट आया था 1909 का, ठीक है, और एक आया था 1919 का। तो इन दोनों की यदि बात करें तो इसमें जो पहला अधिनियम है 1909 वाला जो अधिनियम है उसको हम कहते थे मॉर्ले मिंटो सुधार। उसको हम क्या कहते थे? मॉर्ले मिंटो सुधार। और अगला जो आपका और 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 का जो अधिनियम आया था वो आपको क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसको हम क्या कहते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू ये दोनों कौन हैं, तो ये जो मॉन्टेग्यू है यहाँ पर, इनकी मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू भारत के सचिव हैं। और चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल है उस समय के। तो यदि इनकी बात करें, चेम्सफोर्ड कौन है? यहाँ के गवर्नर है। और मॉन्टेग्यू कौन है? ये हमारे के सेक्रेटरी हैं या सचिव हैं। ये कौन है? भारत के उस समय के सचिव, उस समय के सचिव। और ये हमारे उस समय के गवर्नर जनरल। तो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1919 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, वो भारत के गवर्नर थे। ओके, देखिए ऑप्शन डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित में किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? देखिए, 1919 को हम क्या बोलते हैं? 1919 को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समझते पढ़ते हैं, तो इसी के कारण क्या हुआ था? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसका भी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। मतलब क्या है कि क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या हुआ, उसको बदल के थोड़ा सा उनका क्या है, बदल के पूछा जाता है, उनका शब्द में परिवर्तन करके। अब ये जो इसका भी वही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, और इसका भी वही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लेकिन ये दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से मैच करता है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। जो एसएससी क्या करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके जाते हैं, अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ाया था आपको कि किस अधिनियम को, भारत सरकार किस अधिनियम को क्या कहा जाता था कि संविधान की एक पूर्वगामी संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन को उन्होंने डबल मतलब उनको घुमा के पूछ लिया कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से मैच करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे इसको हम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया? ठीक है,
अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। देखिए क्या था कि जब ये लोग आए थे तो एक चार्टर लेकर आए थे अपने पास, एक कि हम इतने सालों तक क्या करेंगे, यहाँ पर एक अधिकार हम शासन करेंगे। लेकिन क्या हुआ होता था कि हर साल, हर 20 साल में ये लोग अपना शासन बढ़ा लेते थे। तो यहाँ का जो आंसर है 20 साल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हर 20 साल में क्या होता था, चार्टर के बाद 20 साल तक के लिए बढ़ा लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके ये कम से कम 150-200 सालों तक इनका शासन चला। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इन सब के नाम अलग अलग थे। कोई भारत सरकार अधिनियम अलग था, परिषद अधिनियम अलग था, नियामक और चार्टर अधिनियम अलग था। ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों को भी। तो निम्न किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ ब्रिटिश क्षेत्र का की संप्रभु भी बन गई थी। ठीक है, तो वो कौन थी, ठीक है, वो कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से ये यहाँ पर इनका एकाधिकार स्थापित हो चुका था। जो कंपनी, देखो आपको यदि बताएं, यदि बात करें हम, थोड़ा यहाँ समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, जब बात होती है कि जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी सन 1608 से लेकर के 18 नहीं 1758 तक ये जो शासन रहा, ये जो शासन रहा कंपनी का। अच्छा ये भी नहीं, 1757 से लेकर के 1857 तक ये जो शासन रहा, 1757 से लेकर के 1857 तक, ये 100 साल का जो शासन रहा, ये हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, थोड़ा समझना इसको। और फिर इसके बाद जो 1858 से, ये 1857 में आपको पता है ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, 57 में ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था। एक साल तक पूरा रिवॉल्ट को ये संभालने में अस्त व्यस्त रहा था पूरा शासन व्यवस्था। तो उसके बाद 1858 से जो शासन आया था और जो 1947 तक चला, ये जो शासन रहता है, ये जो रूल होता है, ये चलता है हमारा ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, ऑफिशियली रूप से ऑफिशियली बाय ब्रिटेन। ठीक है, अभी तक ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ये कैसी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, ये कैसी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। और ये कैसी कंपनी, एक ऑफिशियल कंपनी थी। तो इसके अब तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हुआ था, एक साल तक जब रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद क्या किया गया, इनने ये सोचा कि भारत में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, और ये लोग इससे इस प्रकार का बहाना ले ही रहे थे कि हम किसी भी प्रकार से भारत के ऊपर क्या करें, अपना एकाधिकार स्थापित करें। तो इसीलिए क्या लाया गया था, 1858 का कौन सा एक्ट लाया गया था, 1858 का भारत का जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। उसके तहत इनका जो भारत की जो साम्राज्ञी है, वो किसको बना दिया गया, क्वीन विक्टोरिया को बना दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करती थी। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था जिससे भारत की जो सत्ता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, उसमें अलग तरीके से पूछा था, इसमें इन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया। ये सीजीएल का प्रश्न है और ये कब का प्रश्न है, ये एमटीएस और जेईई इलेक्ट्रिकल का प्रश्न है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। इसका भी आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1858 आ जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1858 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारत के प्रतिनिधियों को विधान परिषदों में के चुनाव में पहली बार भाग लेने के लिए सीटों का आवंटन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर की यदि हम बात करेंगे तो भारत परिषद जो आया था अधिनियम 1992 का अधिनियम आया था, उसके तहत ये किया गया था। इसमें जो ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।